बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी में। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे आज हम गिलगित बल्तिस्तान के कुछ ऐसे अहम इश्यूज़ पर जिनका जवाब आवाम भी ढूंढ रही है। हालिया वज़ीराअज़म इमरान खान का दौरा गिलगित और फिर इस दौरे से दुनिया, अपोजिशन और ख़ुद गिलगित को क्या पैगाम पहुँचा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। आज के इस प्रोग्राम में फोकस इसी पर रहेगा। ज्वाइन किया हमें स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं नवीद सती साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। बड़ा एक्सपेक्टेड इनका ये दौरा था, बड़ा अवेटेड दौरा था जो कि काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था। फिर इस दौरे से पहले एक हाइप क्रिएट की गई, सकर्दो गिलगित जो रोड है उसके हवाले से भी अपोजिशन का भी वावेला रहा कि जी हमारे नाम क्रेडिट करें, उनका भी रहा। वज़ीर-ए-आज़म के आने पर क्राउड भी बड़ा अच्छा खासा हुआ रहा। ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को और क्या समझते हैं कि इसका डायरेक्ट फ़ायदा वाकई PTI को हुआ है? देखें, इस वक्त एक साल गुजरने के बाद गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा किया। एक तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान का ज़रूर जो है वो इंटरेस्ट अभी तक है, यानी उनका इंटरेस्ट बहाल है अभी तक। और ज़ाहिर आप हुकूमत कायम होने के पहले तो बहुत से दौरे होते हैं, ऐलानात तो पहले बहुत ज़्यादा होते हैं, बाद में जाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उनका ये ओवरऑल अगर आप देखें तो दौरा जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। अब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पब्लिक वहाँ एक्सपेक्ट क्या कर रही है, अपोजिशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ज़ाहिर अपोजिशन ने तो बातें करनी है अपनी, और अपोजिशन भी कुछ हद तक समझती है कि उन्होंने अपने लोगों को जो है वो सेटिस्फाई करना है। अगर अपोजिशन खामोश हो जाए तो डेफिनेटली फिर उन्होंने अपने वोटर्स को इंटैक्ट तो रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वही बात जो हमने कही थी कि सेहत कार्ड का ऐलान करेंगे। अच्छा, सेहत कार्ड डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। असल मामला यह है कि जो हम जानना चाह रहे होते हैं कि मतलब पंजाब में हो या KPK में हो, पंजाब में भी अभी यकम से शुरू हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू हो जाएगा, KPK में भी शुरू हो जाएगा। तो आप इसको सस्टेन करना, इसकी सस्टेनेबिलिटी पे जो सवाल उठ रहे हैं कि वो कैसे कितना मुश्किल हो जाएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। हमारे यहाँ होता क्या है कि एक हुकूमत आती है, वो अपने प्रोजेक्ट लेके आती है, दूसरी आती है तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। बिल्कुल। अब असल इशू यह है कि अगर आप ये आवाम को जब इस कदर, ज़रा पाकिस्तान में बहुत बड़े मसाइल हैं, उसमें हेल्थ सबसे मेजर इशू है कि आपके यहाँ बीमारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड सिक्योरिटी वाला तो मामला है नहीं। तो बीमारियां जब होती हैं तो उसके बाद आम गरीब आवाम को तो मुश्किलात होती हैं। तो एक तो यह है कि उन्होंने ये ऐलान किया, सकेर्दो एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो ना भी जाते तो मेरे ख्याल से हो ही गया था। लेकिन असल जो चीज़ है, कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं की, जिस पे बात कर रहे थे कुछ लोग एक्सपेक्ट करते थे कि नया कोई प्रोजेक्ट दे के आएंगे, कोई नई बात करके आएंगे। बुरी सेटअप के हवाले से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। हाँ, अलबत्ता नए की बजाय वो एक और काम करके आ गए। एक तरफ सियाहत की बात की जा रही है, यानी वो पुरानी चीज़ें तो है, इंटैक्ट है। 375 का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा नहीं, 300 अरब थोड़ा नहीं है, 375 अरब वो मेरे ख्याल से वो बड़ा प्रोजेक्ट है। उस पर अगर अमल दरामद हो जाए तो डेफिनेटली गिलगित की आवाम के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे उसमें भी। अब इसमें जो नई चीज़ें हैं वो एक उन्होंने दे दी है, वो दिया है जनाब। एक तो ये है, उन्होंने कहा जी कि हेल्थ कार्ड दे दिया, ऐलान कर दिया। अब जाहिर है वो उनको जब आवाम को मिलेगा तो ये एक रिलीफ नज़र आएगा। दूसरा, उन्होंने सकेर्दो एयरपोर्ट को वो किया, कुछ लोकल रोड्स जितनी भी हैं उन्होंने वो दे दी हैं। 2 नई एयरलाइंस जो हैं वो उन्होंने कह दिया कि जनाब बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान के लिए उनको वो आएगा। फिर उसके बाद लोकल बहुत सी रोड्स हैं जो उन्होंने किया है। 500 बेड का सकेर्दो में हॉस्पिटल जो है उसको बढ़ाने की बात भी की गई थी। बाकी लोकल रोड्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये बड़ी बात है। पहले गिलगित में इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं था। और फिर इसी तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क़याम होना, यूनिवर्सिटीज़ पहले से मौजूद हैं। तो यूँ टेक्निकल हॉस्पिटल, फिर हेल्थ का, यानी हम अगर ओवरऑल देखें तो हर हुकूमत कहीं ना कहीं किसी एक मेजर काम में काम करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करती है। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ जब हुकूमत काम 5 साल पूरे करेगी ना, उसमें एक क्रेडिट इनको जाएगा, वो हेल्थ के ऊपर ये करेंगे जो काम। क्योंकि बाकी जो आप देखें तो पंजाब में भी कुछ 7-8 जो सेक्रेटरीज जो है ना वो चेंज हो गए, IG चेंज हो गए, पुलिस इनसे ठीक नहीं हो सकी, महकमा माल इनसे अभी तक ठीक नहीं हो सका। अच्छा, हाल ही में हालांकि कश्मीर में भी पुलिस को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें, जैसे आपने कहा सियाहत के लिए भी और ओवरऑल जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बड़ा बजट मुख्तस किया गया। लेकिन सियाहत में ज़ाहिर है बाहर के लोगों का वहाँ जाना, लोगों को नौकरियाँ देना, वहाँ पर अगर कोई सनतें लगाई जाती हैं या आने वाले वक्त में कोई फ्यूचर में बिजनेस प्लान्स किए जाते हैं तो लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में जो ऐलान सामने आया है, जैसे अगर हम दफ़ा 144 का तज़किरा करें, हम गैर मकामियों को ज़मीनें ना बेचने का जो एक मामला है, इसके हवाले से आगाह कीजिएगा। लोगों में खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं इस बात को लेकर।
देखें, ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इस पे काम किया जा रहा था और इसमें कुछ वज़रा पे और इवन वज़ीर-ए-आला पे भी कुछ मुबैना तौर पर इल्ज़ामात ज़रूर हैं कि हालिया जो है वो हुंजा में और सकरदू में और अस्तोर में कुछ एरियाज़ थे जो इन्होंने अपने बहुत ही करीबी लोगों को वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त हुई और ख़रीदो फरोख्त करने के बाद एक बड़े लेवल पर, यानी जो ज़मीनें ख़रीदनी थी वो ख़रीदने के बाद दफ़ा 144 लगा ली। अब सिर्फ मैं आपको बता दूं कि हुंजा में अभी जो था पीसी, उसकी इफ्तिताई तकरीब जो है ना वो वज़ीर-ए-आला ख़ुद मौजूद है और वज़ीर-ए-आला ख़ुद जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और एक प्राइवेट बंदे को तारीफ़ ये भी कर रहे हैं कि जनाब यूबीएल ने आपको जो है वो कर्जा दिया, इसके भी मैं मशकूर हूँ। तो अगर वज़ीर-ए-आला खड़ा होकर अपने लोगों को भी वो करेगा तो डेफिनेटली बहुत से बिजनेसमैन तो गिलगित से जो इस्लामाबाद में आ गए बाकी एरियाज़ में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो वो वहाँ पे भी करेंगे। लेकिन अब दफ़ा 144 लगाने से मुकामी लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि ज़ाहिर जब वो हाँ कुछ एरियाज़ में आप बताते हैं कि एक आप पहले वो करते, अब हम ये कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि ये जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे यानी 1.5-2 साल 3 साल लग सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए जो नज़र आ रहा है कि बाकी जितनी भी तरक्की कर लें ये एक इकदाम ऐसा होगा कि जो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। एक मुश्किल इन्होंने फैसला किया है। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया से आवाज़ उठ रही है, कल से हम देख रहे हैं कि सकरदू से भी आवाज़ उठ रही है, जो है वो द्यामर से भी उठ रही है और इसी तरह जो है वो हुंजा में तो एक चंद यानी दिन की बात है कि जब एक बाहर से आने वाला शख्स है वो आकर वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदता है, उसका इफ्तिताह जो है वज़ीर-ए-आला ख़ुद करता है और उसके बाद दफ़ा 144 लगाई जाती है और वो इसी चीज़ को कैश करके वो लोगों को सेल करता है। तो इसमें तो नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरह की गड़बड़ हो सकती है। ये उनको क्लैरिफाई करना चाहिए वज़ीर-ए-आला को भी और उनके ऊपर अगर इस तरह के इल्ज़ामात आएंगे तो वो क्लैरिफाई करना चाहिए और आवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए था ना, इत्मीनान में क्यों नहीं लेना चाहिए। दूसरा इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए, बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए वो संजीदा भी नहीं है और उसमें एमएलएज़ वो कभी भी नहीं चाहेंगे। वज़ीर-ए-आला को चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए फ़ौरन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनके ऊपर जो ये एक इल्ज़ाम है कि बल्दियाती इलेक्शन में उनके और वो उनकी टीम इसमें मुदाखलत में रुके हुए हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर में कमेटी बनी, उन्होंने ऐलान कर दिया, वहाँ कानून साजी भी हो जाती है। यहाँ पर अभी तक वो सोच रहे हैं 1 साल के बाद भी, और अभी सर्दियाँ आएंगी, आपको पता है कि यही आखिरी विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद सब के सब इधर आ जाएंगे। उन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी, चलो यार जो है लोग इकट्ठे कर लिए, हाँ पावर अच्छी शो की है, लोगों को गठा किया, बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आला यानी जो लोग ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर जो इमरान खान जाता है तो फ़ौरन जो है ना दूध की नहरें जो है या बड़े बड़े ऐलानात कर देता, तो ज़ाहिर है जब बड़े ऐलानात कर देते हैं उसके बाद अब इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो भी इनके गले पड़े। अच्छा, अभी रिसेंटली हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई दिए, बहुत से शहरों का उन्होंने दौरा किया, बहुत सी जगहों पर वो जलसे कर रहे हैं। ऐसे में उनका सकरदू लाजमी जाना, इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालना, क्या सिग्निफिकेंस है इस दौरे की और आप समझते क्या हैं कि जो मकसद वो हासिल करना चाहते थे, पावर शो तो हुआ, लोग भी वहाँ पर आए, इनॉग्रेशन भी होगी, ऐलानात भी हो गए, लेकिन क्या वाकई सिंसियरिटी के साथ जो चीज़ें वो हासिल करना चाहते थे इस दौरे से वो हासिल हो रही हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आप समझते हैं कि स्टंट रहा? मैं आपको आज एक और ख़बर देता चलूँ कि अभी आज़ाद कश्मीर की टीम को भी कह दिया गया है कि आप वहाँ पर भी कुछ मामलात करें ताकि मैं वहाँ पर भी जाऊँ। अच्छा, ठीक। तो मतलब ये है कि ये बेसिकली एक तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, IMF का मामला सर पे है, एक बड़ा पॉलिटिकल जो हम देखें सियासी तौर पर एक शिफ्ट हो रहा है, यानी आप अमेरिका के साथ भी आपके इश्यूज़ हैं, आप चाइना के साथ भी कोई कंफर्टेबल उस तरीके से नहीं है। तो अंदरूनी तौर पर जो मामला थे, फिर आपने देखा होगा जो गए हैं कराची में, तो वो जो तकरीर थी वो सियासी थी। इसी तरह लाहौर गए, वो इस तरह पेशावर गए, उन्होंने इलेक्शन से पहले वहाँ पर जो है हेल्थ कार्ड के बाद अब जो है ना राशन कार्ड देना शुरू कर दिया। तो यूँ यही लग रहा है कि वो अब अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। एक तो बल्दियाती इलेक्शन सर पे आ गया है, KPK में आपको पता है 2 मराहल में हो रहा है और पंजाब में भी आने वाला है, फिर गिलगित में या कश्मीर में भी बल्दियाती इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि बल्दियाती इलेक्शन पता नहीं वजह क्या है कि कोई भी जो है वो पार्टी खुशी से नहीं करवाना चाहती। फारूक हैदर जो है मुझे पता है कि हम उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इलेक्शन से पहले, यानी पीपल्स पार्टी का दौर था, और वो चीख पुकार कर रहे थे कि मैं इस्लाहात लेके आऊँगा, मैं बल्दियाती इलेक्शन करवाऊँगा। आप देख लें आज वो पार्टी सदारत से भी उनसे ओहदा छीन लिया गया, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। यही सूरत अभी गिलगित में भी नजर आ रही है कि गिलगित में इवन इमरान खान डंडा दे के तो बल्दियाती इलेक्शन करवा देगा, कोर्ट ने फैसला दे दिया है
इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, और ज़ाहिर है हुकूमत नहीं करना है। जब पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 2005 में, वो 5 अजला थे, अब 10 हो गए हैं। और अगर बल्दियाती इलेक्शन करवाने के बाद ये ग्रासरूट लेवल पर गिलगित बल्तिस्तान में अच्छे तरीके से ये मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली ये फिर नज़र आएगा कि वाकई तब्दीली है। अदरवाइज़ तो ये बड़े बड़े ऐलानात और करना तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अच्छा रहा बल्तिस्तान के लिए, गिलगित के लिए। देखें, जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म जाता है तो एक इंटरनेशनल उसको अप्रोच होती है, कवरेज मिलती है। तो वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पहुँचना, वहाँ पे बात करना, बेशक उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मायूसियाँ हुई हैं, अपोजिशन ने बहुत कुछ कहा है, जो हफीज़ रहमान है उन्होंने तो कहा जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो वादा किया था अबूरी सेटअप का वो दे, बिल्कुल उनकी भी डिमांड ठीक है, ज़रा अपोजिशन में उनको करना चाहिए। और खालिद खुर्शीद कह रहे हैं जनाब हफीज़ ने पागलपन और जहालत की इंतहा कर दी है, ये वज़ीर-ए-आला का बयान भी सामने आया है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो भी तनकीद का निशाना बना रही है, और पार्टी के कुछ चंद अपने ही रहनुमा भी पीटीआई पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भाई बड़े ऐलानात एक्सपेक्ट किए जा रहे थे लेकिन नहीं हुए। तो ये ओवरऑल मिलते जुलते रुझानात जो है वो सामने आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। वक्त की थोड़ी कमी है लेकिन हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपको जहमत देते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम कैपिटल वन टीवी से। मजीद गिलगित बल्तिस्तान से जुड़ी भी खबरें और ख़ासतौर पर वहाँ पर होने वाले बड़े अहम प्रोजेक्ट के हवाले से हम आपको आगाही देते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त लाने के बाद कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।